राजू को मैं चाचा कहता था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि भैया की मौत में उनका हाथ भी हो सकता है। राजू इस गांव को बर्बाद करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। श्रुति अपनी घर के हॉल में डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी। तभी शानू घर के अंदर घुसा। क्या हुआ? वो लोग ठीक तो है? धीरज के हाथ में हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है, लेकिन वो चलने फिरने के लायक हालत में है। उसके दोनों चेलों की हड्डियां भी सलामत है, लेकिन चोटें काफी ज्यादा है जिन्हें ठीक होने में वक्त तो लगेगा। ये सब तेरे चक्कर में हुआ है श्रुति। बिरजू वापस तेरे लिए ही गांव में आया है। क्या? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। उल्टा मैंने तो उससे मना किया था कि अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझसे दूर रहे। अगर ऐसी बात थी तो बिरजू के उस दोस्त ने उन तीनों को इतना क्यों पीटा? आप धीरज को जानते हैं भैया। उसे लगता है कि वो गांव का सबसे बड़ा बाहुबली है, तो जब चाहे किसी से भी पंगा ले सकता है। इस बार अंतर बस इतना पड़ गया कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। बहन का पक्ष लेने के लिए कुछ भी मत बोल। धीरज ने अगर लड़ाई शुरू की थी तो उसका भी कोई कारण जरूर रहा होगा। अब पता नहीं इस घटना के बाद श्रुति और धीरज की शादी का क्या होगा। मैंने पहले से ही कहा रखा है कि आप जहाँ कहेंगे मैं वही शादी कर लूंगी। मुझे नहीं पता इससे ज्यादा आप मुझसे क्या चाहते हैं। तुम अपने कमरे में जाओ। अब घर से बाहर तुम तभी निकलोगी जब तुम्हारी डोली उठेगी। मैं और कोई तमाशा नहीं चाहता। श्रुति ने बहस करना बेकार ही समझा और पाँव पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ये गलत बात है पिताजी। गांव में कुछ लोग लड़ गए तो इसमें श्रुति की क्या गलती? तू ज्यादा उसका पक्ष मत ले। ध्यान रखना कि श्रुति घर से बाहर ना निकले। मैं वापस दुकान पे जा रहा हूँ। उधर श्रुति बिस्तर पर लेटी धीरे धीरे सुबक रही थी। वो अपनी और बिरजू की पुरानी तस्वीरें देख रही थी। उसने ये सब यादों की तौर पर सहेज कर रखा हुआ था। उन दिनों वो चोरी छिपे मिला करते थे, कभी फालूदे वाले के यहाँ तो कभी बरगद के पेड़ की छांव में घंटों लेटकर बातें किया करते। पुरानी यादों का झोंका उसके मन को विचलित कर रहा था। उधर राजू काफी समय से अंगद और बिरजू की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक चौराहे पर बिरजू और अंगद एक पतली सी गली में मुड़ गए। ओफो, अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मैं फसल देवता को यूं निराश नहीं करना चाहता। इनका पीछा तो करना ही पड़ेगा। ऑटो वही सड़क के किनारे खड़ी करके वो भी उस पतली सी गली के अंदर घुस गया। बिरजू जरूर उसे अपने घर लेके गया होगा। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। बिरजू का घर बाकी घरों से थोड़ा सा कटा हुआ था। राजू को वहां तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो धीरे धीरे घर के पीछे वाले हिस्से में गया और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। उतनी ही देर में क्या कर रहे हो दोस्त? तुम। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अंगद का फौलादी घूंसा उसके थोपड़े पर पड़ा और थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छटा तो उसे महसूस हुआ कि वो एक अंधेरे कमरे में बैठा है। ये क्या हरकत है? तुमने मुझे ऐसे बांध क्यों रखा है बिरजू? बिरजू ने नहीं, मैंने बांधा है तुम्हें। बहुत शौक है दूसरों के घर में ताका झाकी करने का। ये सुनकर राजू से आगे कुछ नहीं बोला गया। राजू चाचा, सच सच बताइए, मेरे भाई की हत्या में आपका हाथ था या नहीं? राजू बुरी तरह सकपका कर बोला। अरे ये क्या कह रहे हो बिरजू बेटा? मैंने ही सारे गांव को उनकी मौत के बारे में बताया था और तुम मुझी पर शक कर रहे हो। उसने नियम का उल्लंघन किया था। अपनी फसल का हिस्सा देवता को अर्पित नहीं किया था, जिसकी उसे सजा मिली। बंद करो अपनी बकवास। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे आपने अपने ही भाई समान दोस्त की जान ली होगी। मैं तो अब तक श्रुति के घर वालों और धीरज पर बेकार ही शक कर रहा था। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी।
मैं कभी रामू को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अगर मैं उसे और बाकी 2 लोगों को फसल देवता के पास ना लेकर जाता तो उनका क्रोध पूरे गांव पर टूट पड़ता। इस गांव को शमशान बनाने से बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। बिरजू की आंखें नम हो चुकी थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू मेरे भाई का हत्यारा निकलेगा और अब बचने के लिए सारा दोष फसल के देवता पर मढ़ रहा है। यही कहानी सच्ची है जो मैंने तुम्हें बताई बिरजू। अब तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकते हो, लेकिन उस वक्त जो पूरे गांव के हित में था मैंने वही किया। तुम्हारा भ्रम तोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ राजू, लेकिन अगर तुम इतनी मशक्कत करके बिरजू के भाई को उस पिशाच के पास नहीं भी लेकर गए होते तो भी मुझे शक है कि वह पूरे गांव को शमशान बनाता। हमारे देवता का अपमान मत कर, वरना उनका क्रोध तेरे ऊपर भी टूटेगा। तुझे शायद पता नहीं है, लेकिन देवता की नजर तेरे ऊपर ही है। अचानक ही राजू बोलते बोलते रुक गया। उसे अंगद के चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कुराहट देखकर इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी भयंकर भूल कर दी है। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही निकला। मेरी उस पिशाच से पिछली भिड़ंत के बाद उसने तुम्हें जासूस बनाकर मेरे पीछे लगा दिया। अंगद ने अपना स्टूल उसके थोड़ा और पास सरका लिया और धीरे से बोला, अब मुझे उसका पता भी चाहिए राजू। इतना समझ लो कि वो एक विलक्षण प्राणी अवश्य है, लेकिन वो भी मेरी या तुम्हारी तरह सिर्फ प्रकृति की एक रचना ही है, कोई देवता नहीं। एक प्राणी को आवाज की जरूरत भी होती है। अब तुम मुझे चुपचाप उसका पता बताओगे। बाजी पलट चुकी है और अब अंगद का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। अब देखना यह है क्या राजू अंगद और बिरजू को फसल देवता के ठिकाने पर ले जाएगा। जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।